नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज मैं लेके आया हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रीट मेंस और सीटेट 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए बिना देरी किए मैं शुरू करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा है लैटिन, तीसरा है फ्रेंच और चौथा है जर्मन। तो इसका सही उत्तर है लैटिन। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ मुखौटा होता है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति समाज में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, जैसे एक अभिनेता मंच पर विभिन्न पात्रों का अभिनय करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गार्डन आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के लक्षणों को कितने मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो सही उत्तर इसका होगा 3। गार्डन आलपोर्ट ने 3 लक्षणों में उन्होंने बताया था, 3 लक्षणों को बताया था। पहला कार्डिनल लक्षण, दूसरा केंद्रीय लक्षण और तीसरा था गौण लक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्नेस्ट क्रेचमर ने व्यक्तित्व को कितने मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया है? कितने में किया था? 2 में किया था या 3 में, 4 में या 5 में किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 में किया था। अर्नेस्ट क्रेचमर ने व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में विभक्त किया था। पहला वर्गीकरण था पिकनिक, दूसरा एस्थेनिक और तीसरा एथलेटिक। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्टिव परीक्षण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है रोड-साइंग-बोल टेस्ट, दूसरा है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है MPPI और चौथा ऑप्शन है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इनमें से ये बताना है कि कौन सा प्रोजेक्टिव परीक्षण नहीं है। तो इसमें प्रोजेक्टिव परीक्षण MPPI नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोड-साइंग-बोल टेस्ट में कुल कितने शाही धब्बे होते हैं? 5, 10, 15 अथवा 20? तो सही उत्तर है 10। रोड-साइंग-बोल टेस्ट में कुल 10 शाही के धब्बे होते हैं, जिसमें कुछ काले, कुछ सफ़ेद और कुछ रंगीन होते हैं। इन धब्बों के प्रति व्यक्ति की व्याख्या से उनके व्यक्तित्व के गहरे पहलुओं का विश्लेषण किया जाता था। चलिए अगला देख लेते हैं। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में प्रतिभागियों से क्या करने को कहा जाता था? तो टेट में जैसे TAT के अंदर क्या करने के लिए कहा जाता था व्यक्ति को? शाही के धब्बों की पहचान करना है, अधूरे वाक्यों को पूरा करना है, चित्रों के आधार पर कहानियाँ बनाना है अथवा शब्दों के साथ जुड़ाव करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रों के आधार पर कहानियाँ बनाना। देखिए कल परसों ही हमने इसकी एपिसोड किया था, जिसमें आपने देखा होगा कि व्यक्ति को एक अधूरी कहानी के रूप में एक चित्र दिया जाता था, जिस चित्र को अधूरा चित्र होता था, जिसके अंदर व्यक्ति को कहा जाता था कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। इन चीज़ों के बारे में बताया जाता था, ताकि व्यक्ति अपनी जो आंतरिक या अवचेतन मन में जो इसकी इच्छाएं हैं वो बाहर लेकर के आ सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्टिव परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुद्धिमत्ता का मापन, शैक्षणिक उपलब्धि का आकलन, व्यक्तित्व के अवचेतन पहलुओं का पता लगाना या फिर रचनात्मकता का परीक्षण? तो इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व के अवचेतन पहलुओं का पता लगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी MPPI का मुख्य उपयोग क्या है? रचनात्मकता का मूल्यांकन, मानसिक स्वास्थ्य विकारों की पहचान या फिर शैक्षिक योग्यता का मापन या फिर शारीरिक स्वास्थ्य का आकलन? तो इसका आपको पता ही होगा कि MPPI का उपयोग मानसिक उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य विकारों की पहचान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किस प्रकार की तकनीक है? वस्तुनिष्ठ है, प्रोजेक्टिव है या मनोदैहिक है या आत्म मूल्यांकन है? तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आता है प्रोजेक्टिव में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्रेचमर के अनुसार कौन से शारीरिक प्रकार का व्यक्ति इसकी जोफ्रेनिया से ग्रस्त हो सकता है? पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, हाइपर सेंसिटिव। तो एस्थेनिक प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो क्रेचमर के अनुसार पतले दुबले शरीर वाले व्यक्ति में स्क्रेजोफ्रेनिक प्रवृत्ति देखी गई है। ये व्यक्ति सामाजिक रूप से हटकर अंतर्मुखी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गार्डन आलपोर्ट ने निम्न में से किसे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक माना है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, सामाजिक अनुभव या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गार्डन आलपोर्ट ने माना कि व्यक्तित्व की रचना में जैविक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक एक साथ काम करते हैं, इसलिए उन्होंने समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। चलिए अगला देख लेते हैं। MPPI का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? विद्यालयों में, चिकित्सालयों में, खेल संस्थानों में या फिर शोध प्रयोगशालाओं में? अभी इससे 2-3 क्वेश्चन पहले ही हमने क्वेश्चन देखा था, तो उसमें हमने मानसिक जांच के लिए उसका उपयोग किया था। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सालयों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैट टेस्ट मुख्य रूप से किनके लिए होता है? वयस्कों के लिए, वर्जनों के लिए, बच्चों के लिए या फिर विकलांगों के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के लिए। और इसका कैट का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेंस एप्रिसिएशन टेस्ट। जो टेट है उसके अंदर 3 प्रकार के थे, आपको पता है। कुछ बच्चों के लिए होते थे, कुछ पुरुषों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए। तो उनमें से 3 कैटेगरी थी, तो एक है कैट, चिल्ड्रेंस एप्रिसिएशन टेस्ट को बच्चों की मानसिक स्थिति, कल्पना शक्ति और भावनाओं को जानने के लिए बनाया गया है। यह टेट का बच्चों के लिए रूपांतरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेट किसने विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उसमें ऑप्शन है हेनरी मरे, क्रिश्चियन मॉर्गन और रॉर्शॉक, ऑलपोर्ट या फ्राइड ने। तो इसका सही उत्तर है हेनरी मरे और क्रिश्चियन मॉर्गन ने। टेट को 1930 के दशक में हेनरी मुरे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने विकसित किया। इसका प्रयोग व्यक्तित्व के गहरे पहलुओं को समझने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉर्शॉक टेस्ट के आविष्कार कौन हैं? फ्राइड, जुंग, हर्मन रॉर्शॉक या मरे? तो इसका सही उत्तर है हर्मन रॉर्शॉक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? क्रेचमर और जुंग, फ्राइड और मरे या स्किनर और थॉर्नडाइक, आलपोर्ट और केटल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रेचमर और जुंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की संकल्पना किसने दी? क्रेचमर ने दी थी या गार्डन आलपोर्ट ने दी थी, जुंग ने दी थी या स्किनर ने दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुंग। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेट में कितने चित्र दिखाए जाते हैं? 5, 10, 20 या 30? तो इसका सही उत्तर है 30। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में कुल 30 चित्र होते हैं, लेकिन सभी का प्रयोग हमेशा नहीं किया जाता। इनमें से कुछ चित्र केवल पुरुषों या केवल महिलाओं के लिए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तित्व मापन की सबसे अधिक प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? प्रोजेक्टिव तकनीक, स्वमूल्यांकन, व्यक्तित्व सूची जिसको इन्वेंट्री भी कहते हैं, या फिर साक्षात्कार? तो इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व सूची, इन्वेंट्री। व्यक्तित्व सूची जैसे MPPI, 16PF आदि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि इनकी वैधता और विश्वसनीयता अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रोजेक्टिव परीक्षण नहीं है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, रॉर्शॉक टेस्ट, टेट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, क्योंकि ये तो मतलब बुद्धि से संबंधित टेस्ट है, बुद्धि के आकलन के लिए किया जाता है। ये आगे जब बुद्धि का टॉपिक चलेगा तो हम उसमें अध्ययन करेंगे इसका। और ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं, इनको 1-2 बार आप दोबारा से रिवीजन कर लेना,
या फिर आपके पास समय की अभाव होता है तो आप सोते समय इसको अपने कानों में लगाइए, लीड लगा करके, और सोते सोते सुन लीजिए। ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इनको ध्यान में रखना। व्यक्तित्व से जो भी क्वेश्चन अभी 10 सालों के अंदर आए हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको ये बताए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं नया टॉपिक लेकर के फिर से हाजिर हो जाऊंगा, और टेलीग्राम से आपको इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद साथियों।